नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रामीण ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारत की खोज। यह संस्करण NCERT द्वारा प्रकाशित किया गया है। संपादन और अनुवाद। जवाहरलाल नेहरू ने 3 कालजयी कृतियों की रचना की। विश्व साहित्य की झलकियां, आत्मकथा और भारत की खोज। इसमें से पहली कृति विश्व साहित्य की झलकियां की रचना यद्यपि इंदिरा गांधी तब इंदिरा नेहरू के लिए की गई थी, परंतु उससे भारत ही नहीं विश्व के युवा मानस को मानव के इतिहास को समझने की दृष्टि मिली। उसी तरह जैसे उनकी आत्मकथा व्यक्ति विशेष की जीवन कथा मात्र नहीं है, बल्कि उससे नए भारत की मानसिक बनावट को समझने की अंतर्दृष्टि मिलती है। भारत की खोज की प्रस्तावना में इंदिरा गांधी ने कहा है कि इस रचना में भारत के राष्ट्रीय चरित्र के स्रोत की गहरी पड़ताल की गई है। भारत की खोज की रचना 1944 में अप्रैल सितंबर के बीच अहमदनगर के किले की जेल में हुई। यह पुस्तक 9 अगस्त 1942 से 28 मार्च 1945 के बीच के तिथियों का यह चुनाव संयोग भर नहीं है, बल्कि उस दौर की घटनाओं के प्रति नेहरू के गहरे सरोकार की ओर इशारा करता है। पुस्तक की भूमिका में नेहरू ने कारावास के अपने इन साथियों को बहुत सम्मान से स्मरण किया है। कारावास के जीवन की कठिनाइयों और कष्टों के बावजूद उन्होंने असामान्य रूप से योग्य और सुसंस्कृत इन व्यक्तियों के साहचर्य को अपना सौभाग्य माना। इस संदर्भ में नेहरू ने अहमदनगर के कारावास में अपने 11 साथियों की चर्चा की है। इन लोगों का साथ उन्हें इस मायने में बहुत दिलचस्प लगता है कि वे केवल राजनीतिक माहौल के ही नहीं, भारतीय विद्वानों के, प्राचीन और नवीन भारत के तथा तत्कालीन भारतीय जीवन के सभी पक्षों के प्रतिनिधि थे। इनका संबंध भारत की लगभग सभी जीवित और प्राचीन भाषाओं से था और उनकी विद्वता का स्तर बहुत ऊंचा था। प्राचीन भाषाओं में संस्कृत और पाली के साथ अरबी और फारसी और आधुनिक भाषा में हिंदी, उर्दू, बंगाली, गुजराती, मराठी, तेलुगु, सिंधी और उड़िया शामिल थी। नेहरू ने लिखा है, मेरे सामने ग्रहण करने के लिए यह तमाम दौलत थी और एकमात्र बाधा उससे लाभान्वित होने की मेरी सीमित क्षमता थी। अपने साथियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए नेहरू ने मौलाना अबुल कलाम आजाद के प्रभावी व्यक्तित्व और गोविंद वल्लभ पंत, नरेंद्र देव और अशरफ अली का विशेष रूप से उल्लेख किया है। इतिहास और संस्कृति के विभिन्न पक्षों के बारे में इन बंदी साथियों से जो अनगिनत बहसें और बातचीत हुई, उससे नेहरू को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने में मदद मिली। मूल रचना के बारे में यह खुलासा इसलिए जरूरी था ताकि रचनाकार के केंद्रीय सरोकार और दृष्टिकोण के साथ संपादन नीति को समझने में आसानी हो। इस रचना में भारत के इतिहास को घटनाक्रम में नहीं, सांस्कृतिक यात्रा के रूप में देखने समझने का प्रयास किया है। इस रचना में भारत के इतिहास को घटनाक्रम में नहीं, सांस्कृतिक यात्रा के रूप में देखने समझने का प्रयास है। अतीत का यह भार रचनाकार की विरासत है, व्यक्ति की नहीं, पूरी मानव जाति की, जिसे उसने हजारों हजार वर्षों की काल यात्रा में जिया, झेला और धारण किया है। इस कहानी का स्रोत नेहरू के मन की वह भीतरी चित्र गैलरी है जिसका निर्माण अनगिनत व्यक्तिगत संपर्कों से हुआ है। इसलिए व्यक्तिगत तत्व और प्रसंग इसमें अनुपस्थित तो नहीं हो सके, पर वे रचनाकार के मूल मंतव्य का अनिवार्य हिस्सा भी नहीं है। मूल का संपादन करने की प्रक्रिया में हमारा केंद्रीय सरोकार यही रहा है कि रचना का यह अनिवार्य तथ्य सुरक्षित रहे। चयन करते हुए 2 तरह के प्रसंगों का समावेश नहीं किया गया है, नितांत पारिवारिक घटनाएं, दीर्घ ऐतिहासिक ब्यौरे। पहले वर्ग के अंतर्गत यानी नितांत पारिवारिक घटनाओं में मुख्य रूप से दूसरे अध्याय की सामग्री है। कमला के विवाह से उनकी मृत्यु तक की घटनाएं। प्रसंग मार्मिक होते हुए भी रचना की मूल सरोकार के लिए जरूरी प्रतीत नहीं हुआ। दूसरे वर्ग में यानी दीर्घ ऐतिहासिक ब्यौरे में 5वें अध्याय से 10वें अध्याय के बीच आने वाले अनेक प्रसंग और गैर जरूरी समझकर छोड़े गए हैं। उदाहरण के लिए 5वें अध्याय में भारत और ईरान तथा भारत और यूनान शीर्षक के अंतर्गत लिखित अंश। संपादन करते हुए सर्वोपरि महत्व भारत की खोज के इस संक्षिप्त अनुदित संस्करण के संभावित पाठक वर्ग के स्तर और अपेक्षा को दिया गया है। यह अनुवाद पठनीय, बोधगम्य और ज्ञानवर्धक हो। पढ़ने के क्रम में संपादन के बावजूद निरंतरता और प्रावधान बना रहे, इसके सुधी पाठक इसकी मूल संवेदना को अखंड रूप में ग्रहण कर सकें, यही हमारा प्रयास रहा है। आशा है पाठक इसे ऐसा ही पाएंगे। निर्मला जैन। तो दोस्तों, संपादन और अनुवाद में इतना ही। अगले लेक्चर में शुरू करेंगे हम अध्याय 1 अहमदनगर का किला।
तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।